हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय सेल्फ शिवक गुप्ता। सो वेलकम बैक टू आवर रिवीजन सीरीज। हम ऑलरेडी काफी सारे रिवीजन्स कंप्लीट कर चुके हैं फॉर May 26, September 26 और आज हम कवर करने वाले हैं ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, अकाउंटिंग। तीनों को हम आज ही कवर करेंगे, ट्राई करेंगे 40 to 45 मिनट्स के अंदर सारा कंप्लीट कर ले। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी बैच एनरोल करना है, ऐसे विद एथिक्स बैच या ओनली ऐसे बैच या फिर फास्ट ट्रैक बैच, जो कि आप अराउंड 5 to 10 डेज के अंदर बेसिक बैच कर सकते हो, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस कवरेज कराई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया, एमसीक्यू पॉइंट्स कवर किए, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और एग्जाम में ज्यादा स्कोर पर कर पाओ ऑडिट के अंदर। अगर आपको कोई भी बैच एनरोल करना है तो आप वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक। सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक के अंदर क्या होता है। ड्यू डिलिजेंस, जब भी आपको कोई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उससे पहले आप वहां पे एक एग्जामिनेशन कराते हैं उसके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, सो दैट आपको उसकी ट्रू इमेज पता लग जाए। और इन्वेस्टिगेशन इट मींस वहां पे आप इन डेप्थ चेकिंग कर रहे हो कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इश्यूज के रिगार्डिंग या फिर फ्रॉड के रिगार्डिंग होता है, जहां पे आप इन्वेस्टिगेटिव और अपना एनालिटिकल स्किल को यूज करके वहां पे आप जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो कोर्ट के अंदर यूज होते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है ड्यू डिलिजेंस की। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म बाय द इन्वेस्टर्स into detail of potential investment such as examination of operations, management, verification of material facts। जब मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं तो वो एक सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है टू एस्टैब्लिश फैक्ट और टू एवैल्यूएट स्पेसिफिक सिचुएशन। फोरेंसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल इश्यूज एज स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लो। तो ये बेसिक आपकी डेफिनेशन होती है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और आपकी फोरेंसिक अकाउंटिंग की। सर डिफरेंस क्या होता है ड्यू डिलिजेंस इन ऑडिट के अंदर? वो बेसिक डिफरेंस है। ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन आपने कंसिडर की। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट का डिफरेंस क्या होता है। उसके ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है, टाइम पीरियड का आपको पता है, एक स्टैट्यूटरी होता है, एक स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी दोनों हो सकता है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, वही आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस बन जाएंगे। सेम गोज विद द फोरेंसिक अकाउंटिंग। ये आप जस्ट रीड करके चलना, मोर देन इनफ है। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्यू डिलिजेंस और थोड़ा सा स्पीड में कवर करके चलेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करके चलेंगे सो दैट आपको बोरिंग ना लगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बोरिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रटना ही है। जब मैं ड्यू डिलिजेंस की बात कर रहा हूं तो सर एज ए इन्वेस्टर मुझे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसमें ऐसी क्या क्या चीजें चेक करूंगा जो आप पता कर पाओ कि उसकी एक्चुअल इमेज है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग हम ड्यू डिलिजेंस कराते हैं। अब सर ड्यू डिलिजेंस से इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उससे बेनिफिट क्या मिलेगा अगर मैं ड्यू डिलिजेंस करा रहा हूं? तो आपको एक्चुअल इमेज पता लग जाएगी ना कंपनी की, कि सच में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सामने वाला फाउंडर बोल रहा है कि हम 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, एक्चुअल में वो 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक्चुअल इमेज पता लग जाती है। आपको जब ड्यू डिलिजेंस कराते हो तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है उस कंपनी के बारे में, उसके एसेट्स के बारे में, कि आप नेगोशिएट कर पाते हो कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे आपके कंटीजेंट लायबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे आपके अगेंस्ट में काफी सारे केसेस हुए पड़े, हम आपको कम पैसा देंगे, तो वहां पे नेगोशिएट करने में काम आता है। तो ये ऐसे काफी सारे आपके बेनिफिट होते हैं ड्यू डिलिजेंस के। कौन कौन से? कि जो बिजनेस जैसा दिख रहा है वैसा ही है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको ड्यू डिलिजेंस से आपको बेनिफिट मिलता है। सेकंड, इट कंप्लाई विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया, वो आप वेरीफाई कर पाते हो, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया या जो आपका एक्विजिशन क्राइटेरिया वो वेरीफाई कर पाओगे। इसके अलावा पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट अगर कोई है कंपनी के अंदर, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अगर आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगोशिएट प्राइस कंसेशन के अंदर काम आती है। एरिया क्या होंगे सर ड्यू डिलिजेंस के? कब कब आप ड्यू डिलिजेंस कराते हो? सर अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जैसे आप बिजनेस एक्विजिशन करना चाहते हो, या वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो गया, या फिर लेवरेज बाय आउट हो गया, पब्लिक ऑफरिंग हो गया, इन केसेस के अंदर आपका ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस कितने टाइप के होते हैं सर? देखो वैसे तो आपके एक फुल फ्लेज ड्यू डिलिजेंस होता है, उसके अंदर जब एक एक पार्ट को आप चेकिंग करते हो वो आपका इंडिविजुअल ड्यू डिलिजेंस हो जाता है, जिसको मैं डीडी बोलूंगा आपसे। अब कौन कौन से डीडी होते हैं सर? एक फाइनेंशियल डीडी हो जाएगा, एक ऑपरेशनल डीडी हो जाएगा, एक मैनेजमेंट डीडी हो जाएगा, एम्प्लॉय डीडी हो जाएगा, एक लीगल डीडी हो जाएगा। तो ऐसे आपके मल्टीपल एनवायरमेंटल डीडी, ये सारे आपके ड्यू डिलिजेंस के टाइप होते हैं। कमर्शियल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, टैक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, एनवायरमेंटल, पर्सनल। तो ये स्पेसिफिक एरिया के रिस्पेक्ट में आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिक एरिया का कहीं ना कहीं आपका ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बन जाता है। अब सर एज ए मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी को ड्यू डिलिजेंस के लिए अपॉइंट किया, लाइक आप ही ऑडिटर हो, आपको ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना है किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो आप वहां जाके क्या क्या चेक करोगे? सर सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा ना, सामने वाला पर्सन विजय माल्या तो नहीं है, नीरव मोदी तो नहीं है। तो एक काम करो, प्रमोटर और डायरेक्टर की हिस्ट्री चेक करो, क्या पता वो पहले से ही फ्रॉड के अंदर कहीं पे इन्वॉल्व हो, तो क्या पता इस कंपनी के अंदर भी फ्रॉड हो। इसलिए आप क्या करते हो, हिस्ट्री देखते हो प्रमोटर की, डायरेक्टर की, और ग्रोथ क्या कंपनी की बैकग्राउंड भी आप चेक करते हो। तो ये सारी चीजें आप बेसिक चेक करते हो ड्यू डिलिजेंस के अंदर। अगर आप कोई रिपोर्ट देखोगे सबसे पहले यही चीजें आती है।
सेकंड सर मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज भी देखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करूंगा, तो रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखोगे। सर मैं टैक्सेशन मैटर्स के रिगार्डिंग देखूंगा, यस आपका ठीक है, टैक्सेशन मैटर्स के रिगार्डिंग देख लेना। सर मैं मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बारे में देखूंगा, वो भी ठीक है। सर मैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में देखूंगा, वो भी ठीक है। सर मैं एक बार फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करके देखूंगा कि इस कंपनी के अंदर मैं एक्वायर करना चाहता हूं, इस कंपनी को नेक्स्ट 5 ईयर का इसका मॉडल क्या रहेगा, कितना रेवेन्यू हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, सो दैट वेस्ट में इन्वेस्ट करूं ना करूं आपको पता लगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी कर लेना। बट आप एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए सर, क्या? कैश फ्लो। सर विदाउट कैश फ्लो मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट क्यों करूंगा? अगर मान के चलो लेंसकार्ट जैसी कंपनी है, वो अदर रेवेन्यू इट मींस अदर कोई आइटम से रेवेन्यू जनरेट करी, जैसे उसने एफडी की हुई है, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे रेवेन्यू आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में तो लॉस में, तो सर एक काम करता हूं, मैं कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करता हूं, मैं डायरेक्ट एफडी में डाल दूंगा, ये हो सकता है ना। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, आपको वो चेक करना जरूरी है। वहां पे शार्क टैंक में बैठे सारे इन्वेस्टर ये तो बोल देते भाई तेरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, अरे तुम्हारे खुद का प्रॉफिट नहीं है, वो तो देख लो। इसलिए कैश फ्लो होना जरूरी है, इसलिए कैश फ्लो होना जरूरी है। इसलिए आप ये आपका स्कोप का पार्ट बन जाता है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर। सेकंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चेक करोगे, रिव्यू करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो हमारा बेसिक पार्ट है ड्यू डिलिजेंस के अंदर, एज ए इन्वेस्टर मैं तो ये सारी चेकिंग तो करना चाहूंगा। यस, कैश फ्लो के अंदर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मार्क करके रखना, कैश फ्लो आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर कैश फ्लो हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हो। सर कैश फ्लो कितना आ रहा है, क्या आपको कैश सही से यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो सारी चीज आप रिव्यू करते हो। सर उसके अंदर कुछ बातें बताओ क्या क्या हम रिव्यू करेंगे। एक आप ये चेक करोगे कि आपने जो भी फंड डिप्लॉय करें वो सही से डिप्लॉय करें नहीं करें, कोई आपका आइडल फंड तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया है आपने, वो सारी चीजें आप चेक करोगे। ये आपका कैश फ्लो के अंदर पार्ट बनता है। रिव्यू हिस्टोरिकल कैश फ्लो एंड देयर पैटर्न वुड रिफ्लेक्ट द कैश जनरेटिंग एबिलिटीज ऑफ टारगेट कंपनी। कैश जनरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी टारगेट कंपनी, उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे चेकिंग करनी पड़ती है। क्या क्या चेक करेंगे सर, आपने कैसे अपने फंड को डिप्लॉय किया है, कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरी को टर्न कर पा रही है, लिक्विडिटी के अंदर नहीं कर पा रही, कितने टाइम के अंदर कर पा रही है, वो सारी चीज आप इवैल्यूएट करोगे। कोई फंड आपका आइडल तो नहीं पड़ा हुआ, और जो ट्रेड पेबल है, जो आपकी गवर्नमेंट से, जो आपकी बैंक है, उनके रिगार्डिंग जो आपकी कमिटमेंट्स थी, कितने टाइम के अंदर आप पैसा पे करोगे, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो भी आप कहीं ना कहीं चेक करते हो। इस कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल, बैंक और गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें आप चेक करते हो। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 ईयर के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा, बट ऐसा आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पे 5 ईयर का ही लेके चलना। एमसीक्यू पूछ सकती है आईसीआई, क्योंकि वो एआईसी बनाती है एमसीक्यू, तो कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिगार्डिंग चेकिंग करोगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के रिगार्डिंग चेकिंग करोगे, यही आपका स्कोप है। मेरे साथ वापस बोलो क्या स्कोप है सर, मैं पहले हिस्ट्री देखूंगा, कंपनी के रिगार्डिंग बैकग्राउंड देखूंगा, प्रमोटर्स का, ये सारे काम आप करोगे, फिर रिव्यू करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके सर, मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग देख लूंगा। सर कैश फ्लो भी देखूंगा, कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी चीजें देखोगे। सर मैं देखूंगा कि आपने फंड सही से आइडल, आपका कोई फंड आपने सही से डिप्लॉय किया नहीं किया, आपका फंड आइडल तो नहीं पड़ा हुआ, आप ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरी को कितने टाइम के अंदर टर्न कर पाते हो लिक्विडिटी के अंदर, और आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, वो सारी चीज कंसीडर करूंगा। आपकी कमिटमेंट है वो आप ओनर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, रिगार्डिंग ट्रेड पेबल, रिगार्डिंग बैंक और गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चेक करते हो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस चेक करते हो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की रिगार्डिंग चेकिंग करते हो। अब सर कुछ बातें आई, मान के चलो अगर आपको ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है, कंपनी बड़ी चालाक थी, कंपनी ने क्या करा, अपनी लायबिलिटीज को हिडन में दिखा दिया। इट मींस लायबिलिटीज है बट वो दिखा नहीं रही, क्यों नहीं दिखा रही सर, कुछ केसेस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही एसेट्स है बट उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा रही है। सर एसेट्स को ओवर वैल्यूड करके कैसे दिखा सकती है, आप खुद सोचो। एसेट साइड में क्या क्या आएगा सर, एसेट साइड में मेरी प्लांट एंड मशीनरी आएगी, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलेट हो गई बट उसको फिर भी रिकॉर्ड कर रखा है, ओवर वैल्यूड हुई ना, ये सर ओवर वैल्यूड हुई। सर सेकंड क्या आएगा, सर सेकंड मेरी इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, क्योंकि एनआरवी वैल्यू कम है बट फिर भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड की हुई है, ओवर वैल्यूड हुआ ना, ये सर ओवर वैल्यूड हुआ। सर मेरी इंटेंजिबल एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट की कोई वैल्यू नहीं है फिर भी रिकॉर्ड करी हुई है, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड होगा। यस सर, सर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है फिर भी आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये भी आपकी ओवर वैल्यूड हुई। तो ऐसी ही एसेट्स जो आपकी ओवर वैल्यूड हो सकती है वो आप कंसीडर करके चलोगे। कौन कौन सी सर, अनकलेक्टेबल और रिसीवेबल। मान के चलो आपके रिसीवेबल को राइट ऑफ करना चाहिए था बट आप राइट ऑफ नहीं करे, आप बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हो, इट मींस ओवर वैल्यूड एसेट्स है। ऑब्सोलेट स्लो मूविंग इन्वेंट्री हो गई, या फिर ऑब्सोलेट प्लांट एंड मशीनरी होगी, या कोई एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जो आपकी लिटिगेटेड उसको आप कंसीडर कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू बहुत कम है फिर भी आप कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो। और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपका एक्सपेंडिचर है एक टाइप से, फिर भी हम कहां दिखाते हैं एसेट साइड, जिससे आपकी एसेट्स बढ़ जाती है, तो ऐसा काम भी आप चेक करके चलोगे, कोई ओवर वैल्यू एसेट्स तो नहीं है। इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। एटलीस्ट आपको 6 to 7 पॉइंट तो याद होने चाहिए अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। सर आपने ओवर वैल्यूड एसेट्स का बता दिया, अब मुझे हिडन लायबिलिटी बताओ कहां कहां पे कैसे कैसे हो सकती है। मान के चलो आपके डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आपने कहीं ना कोई कुछ चीजें छुपा रखी है, या फिर कोई आपने शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में रेज हुआ है बट आपको वो शो नहीं किया,
तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। सर कोई मेरे वहां पे लॉन्ग टर्म पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट पेंडिंग है, या फिर आपकी कस्टम ड्यूटी फाइनल पेंडिंग है, तो ये सारे केसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे हिडन लायबिलिटी होती है। जैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया फ्यूचर में मैं बायबैक करूंगा, तो अब आप कोई कंपनी परचेज कर रहे हो, वो उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी होगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, बायबैक करनी पड़ेगी शेयर, तो वो भी आपका वहां पे पार्ट बन जाते हैं। टैक्स लायबिलिटी अंडर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉन्ग टर्म पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट, पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एग्रीमेंट ऑफ बायबैक, फ्यूचर लीज लायबिलिटी जहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लेबर क्लेम आपका पेंडिंग हो तो उस केस के अंदर वो भी कंसीडर करोगे, कोई सोकोज नोटिस आपने शो नहीं किया, या फिर लेटर ऑफ कंफर्ट आपने बैंक को दिया हुआ है वो भी आपने शो नहीं किया, तो ये सारी आपकी हिडन लायबिलिटीज का पार्ट बनती है। दिमाग में रखना सर एसेट साइड क्या क्या आती है, सर मेरे इन्वेंट्री आती है उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, मेरे इन्वेस्टमेंट का गड़बड़ हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी में गड़बड़ हो सकती है, मेरे इंटेंजिबल एसेट्स में गड़बड़ हो सकती है, और किस में गड़बड़ हो सकती है, सर मेरे ट्रेड पेबल में गड़बड़ हो, ट्रेड रिसीवेबल में गड़बड़ हो सकती है। तो जितने भी एसेट साइड के आइटम है उसके अंदर सबके अंदर गड़बड़ है, वो सारी ओवर वैल्यूड एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं। हिडन लायबिलिटीज में टैक्स आ जाएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, यार सर मेरे कोई पेंडिंग असेसमेंट है, चाहे वो सेल टैक्स का हो चाहे वो कस्टम ड्यूटी का हो, सर मेरे कोई बायबैक के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, सर मेरे कोई लेबर क्लेम पेंडिंग है, या फिर सर कोई सोकोज नोटिस आया हुआ मैंने शो नहीं किया, तो ये सारे आपके हिडन लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं। वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस, सर कैसे कैसे मैं ड्यू डिलीजेंस की वर्क अप्रोच क्या होगी, कैसे मैं ड्यू डिलीजेंस करूंगा। सबसे पहले आप बताओ, आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे, ऐसा नहीं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव होगा, सारे एग्रीमेंट जो भी होंगे कंपनी के और जितने भी आपके एम्प्लॉयज की डिटेल होगी सब आपको रिसीव होता है। आप क्या करोगे, सर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करूंगा। ठीक है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लिया, सर एक बार तो साइट विजिट तो करके आता हूं ना, क्या पता साइट ऐसी जगह पे है जहां पे कहीं ना कहीं आपके और रिस्क आ सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल रिस्क आ सकता है, वहां पे आपका फिलर आ सकता है, तो वो सारी चीजें भी एनालाइज करोगे। ठीक है, आप एक बार साइट विजिट करके आओ, सर मैं साइट विजिट भी कराया, फिर मेरे जो भी ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, वो परफॉर्म करूंगा। ठीक है, आप ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना, फिर लास्ट में जाके आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दे देना, यही आपका ड्यू डिलिजेंस होता है। रिव्यू रिपोर्टिंग फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी, असेस करो बिजनेस फर्स्ट एंड साइट विजिट करके, आप साइट विजिट करके आए, फिर आपने जो भी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है वो आप परफॉर्म करोगे, वर्किंग थ्रू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस विद एक्विजिशन कंपनी। और अगर इन्वेस्टर ने कुछ आपको स्पेसिफिक एरिया बताया, उसके साइड आपको ज्यादा देखना है, तो वहां पे आप स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और उनको हेल्प करोगे प्रिपेयर ऑफर। रिपोर्ट जब प्रिपेयर करते हो तो साथ साथ इन्वेस्टर की हेल्प करते हो कि यार एक्चुअल में ऑफर कितना देना चाहिए, उसको हेल्प करते हो। तो ये आपका वर्क अप्रोच होता है। सर कंटेंट क्या होगा, खुद बताओ, जो काम आप करोगे वो आपका कंटेंट होगा रिपोर्ट का। सर मैंने क्या कर रहा था, मैंने बैकग्राउंड देखा था, प्रमोटर के रिस्पेक्ट में कंपनी का बैकग्राउंड देखा था, तो एक काम करो कंपनी का बैकग्राउंड डाल देना। सर एक समरी डाल दे, ठीक है आप समरी डाल देना। सर आपको लिमिटेशंस, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना स्कोप, ये तो डालना पड़ेगा ना, इसके बिना इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा और यूजर्स को कैसे पता लगेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका स्कोप क्या था। इसलिए सर ये तो हर रिपोर्ट के अंदर मैंडेटरी होता है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका स्कोप, आपकी लिमिटेशंस, ये मैंडेटरी होती है। ठीक है सर, ये सारी चीज मैंने डाल दी, आपने कंपनी के बारे में डाल दिया, आपने प्रमोटर के बारे में डाल दिया, ये सारी चीजें हो गई, बेसिक डिटेल होगी ना। सर अब मैं क्या करता हूं, मैंने एसेट्स को कहीं ना कहीं चेकिंग की होगा, तो असेसमेंट ऑफ एसेट्स, मैंने लायबिलिटी को चेक किया होगा, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मैंने नेटवर्थ कैलकुलेट की होगी क्योंकि वहां पे बिजनेस एक्वायर करे हैं, तो वहां पे असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। सर एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेता हूं ना, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, थ्रेट क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो भी एनालाइज कर लेता हूं। यस, ये सारे आपके कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस के कंटेंट के पार्ट होते हैं, ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट का कंटेंट होता है। ओके, यहां पे क्या है सर, एग्जीक्यूटिव समरी आई, इंट्रोडक्शन आया, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलिजेंस का, और आपका स्कोप क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, असेसमेंट नेटवर्थ की, फाइनेंशियल लायबिलिटी की, और आपकी एसेट्स की। फिर आ जाता है आपका शॉर्ट एनालिसिस, जहां पे आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है, आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के रिगार्डिंग देखना पड़ता है। इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, आपको केस स्टडी के अंदर दिए जा सकते हैं कि काफी सारी स्ट्रेंथ है कंपनी की, कुछ वीकनेस है कंपनी की, कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आपको ये सारी केस स्टडीज के अंदर दे सकते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ ड्यू डिलिजेंस के अंदर होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं होता, ना ही आपका वहां पे होता है फोरेंसिक के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू डिलिजेंस का होता है, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, वो भी एक क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसको आप करके जाना। ये हमारा ड्यू डिलिजेंस था। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को काफी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि काफी लेंथी है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब सर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो आप एक बात बताओ, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कैसे, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कैसे। सर मुझे पता तो रहना चाहिए ना कि इन्वेस्टिगेशन किस चीज के रिस्पेक्ट में करनी है, तो आपको ऑब्जेक्टिव स्कोप पता रहना चाहिए। ठीक है सर, मुझे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मुझे वो पता लग गया, अब मैं इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करूंगा। अरे रुक जा, अभी ऑडिट प्रोग्राम तो देख ले, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम तो बना ले कि यार कि कहां पे कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो तो बना ले। आपने सर, मैंने ठीक है सर आपने बोला तो मैंने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम भी बना लिया। अब ठीक है, अब जाके एग्जामिनेशन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एग्जामिनेशन करके आओ, जो भी ऑडिट एविडेंसेस आप
ऑब्टेन कर सकते हो, सॉरी ऑडिट बार बार बोल रहा हूं मैं, आप इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकते हो, जो भी फाइंडिंग्स ऑब्टेन कर सकते हो, वो आप ऑब्टेन करो। सर मैंने सारी फाइंडिंग्स को ऑब्टेन कर लिया, अब एक काम करो, जो फाइंडिंग्स को ऑब्टेन किया उसको एनालाइज करो ना, जब भी तो आपका कंक्लूजन बैठेगा। तो आपने एनालाइज करना चालू किया, फिर लास्ट में जाके आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर दोगे। यही आपके स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करनी है, कैसे करनी है, मेरा स्कोप क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ठीक है सर, मैंने ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिटरमाइन किया। फिर आप डायरेक्ट जाके प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे, सबसे पहले आप प्रोग्राम बनाओगे कि यार मुझे कौन सा प्रोसीजर कहां पे परफॉर्म करना है, मेरी टीम को क्या क्या प्रोसीजर मैं बांटूं। तो वो सारी चीजें आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के अंदर होगा। तो आपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाया, फिर आप एग्जामिनेशन करोगे, स्टडी करोगे वेरियस रिकॉर्ड्स को, जहां पे आप एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को ऑब्टेन करोगे। सर मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिया, अब आप उसको इवैल्यूएट करोगे, कहीं ना कहीं एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स का काम करोगे, फिर लास्ट में जाके आप रिपोर्ट प्रिपेयर करके वहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो ये आपके पूरे स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, जो कि बिल्कुल बेसिक है। सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है रिपोर्टिंग के अंदर। ध्यान से सुनो, रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या इश्यूज को कंसीडर करके चलना है। सर सबसे पहले तो रिपोर्ट के जो फाइनल पेज होगा ना, जो फाइनल पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं कंक्लूजन आना चाहिए, ओपिनियन आना चाहिए, बीच में ओपिनियन नहीं आना चाहिए, लास्ट पैरा पे आपका ओपिनियन आना चाहिए। ठीक है सर, ये भी मैंने समझ लिया। ठीक है, आगे बताओ सर। आगे एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इररिलेवेंट फैक्ट आप कुछ भी नहीं लिखोगे, इररिलेवेंट डेटा या इररिलेवेंट कुछ भी कंटेंट आप अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखोगे, ओनली रिलेवेंट फैक्ट आना चाहिए। ठीक है सर। सर रिपोर्ट के अंदर मुझे कहीं ना कहीं अपने लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप लिखने चाहिए ना। यस सर, वो तो लिखोगे लिखोगे, मैं हर बार बोलता हूं रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें तो आएगी ही आएगी। ओके सर। सर मैं कोई ऐसी वर्डिंग्स यूज कर लूं जिसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो? नहीं, आपको कभी भी ऐसी वर्डिंग्स यूज करके नहीं चलिए जिसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो। आपको ओनली फैक्ट और कंक्लूजन लिख के चलना है, और उसको आप कहीं ना कहीं लिंक करके चलोगे जो भी आपने एविडेंसेस ऑब्टेन किए। विदाउट एविडेंसेस के आप कुछ भी फैक्ट लिख के नहीं जा सकते। तो ये सारे पॉइंट आप कंसीडर करते हो जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो। आप अपनी रिपोर्ट के रिगार्डिंग नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वहां पे प्रॉपर लिखोगे, आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो प्रॉपर लिखोगे। ये तो हर रिपोर्ट के अंदर आता ही आता है। इसके अलावा रिलेवेंट फैक्ट और कंक्लूजन आप वहां पे मेंशन करोगे, वो भी आप एविडेंसेस से प्रॉपर लिंक करके चलोगे। और आपकी रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में होनी चाहिए विद प्रॉपर हेडिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओपिनियन आपके लास्ट पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। रिपोर्ट में कोई भी इररिलेवेंट फैक्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी इररिलेवेंट डेटा या फिर कंटेंट नहीं होना चाहिए। और जो भी वर्ड आप यूज करें वो प्रॉपरली उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान उसका रखना। तो रिपोर्ट बनाते टाइम आपको ये सारे पॉइंट को कंसीडर करके चलना पड़ता है। इसमें से आधे पॉइंट्स तो बेसिक है यार, वही लिमिटेशन, स्कोप, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओपिनियन आपका हमको पता है सर लास्ट पैराग्राफ में होता है, जो भी हमने फैक्ट और कंक्लूजन ऑब्टेन किए वो तो एविडेंसेस लिंक करते ही करते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट है, इतना तो आप लिख ही दोगे। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। इसको मार्क करके चलना काफी अच्छे पॉइंट है। सर कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई हो सकते हैं मुझे जब मैं इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहा हूं, कि मुझे वहां पे 100% इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या फिर मुझे सेलेक्टिव अप्रोच यूज करना चाहिए। तो सर आप बताओ क्या करें इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग चेक कर रहा हूं तो वहां पे आप सेलेक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हो। बट अगर आपको अपॉइंट किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कैश का फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं कैश का फ्रॉड हो रहा है कैशियर के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आपको डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। वहां पे आप सैंपलिंग नहीं कर सकते, सेलेक्टिव अप्रोच यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक भी कैश के रिगार्डिंग कोई वाउचर छोड़ा उसी के अंदर फ्रॉड हो, क्या पता। इसलिए आपको डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। इट ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करें कैश डिवोल्केशन के रिगार्डिंग, वहां पे आपको सारे कैश वाउचर को एग्जामिन करना पड़ेगा, वहां पे आपको 100% वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। बट जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वहां पे आप सेलेक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हो, वो चल जाएगा। सर एक और बात, सर क्या मैं ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर सकता हूं एज ए इन्वेस्टिगेटर? यस, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी को उसके ऊपर आप रिलाई करो। बट सर अगर मुझे एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया गया है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही डाउट है इसलिए मुझे अपॉइंट किया गया है, तो क्या मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूं? अब यार कैसी बात कर रहे हो, जब उसके ऊपर डाउट है ऑलरेडी तो उसके ऊपर आप रिलाई करके नहीं चलोगे। सर एज ए इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, उसने मुझे एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया, तो क्या मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर सकता हूं कंपनी के या फर्म के? यस, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, अनऑडिटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब क्या रिलाई कर सकता हूं? अब तो कर ही नहीं सकते, अब तो आपको खुद वेरीफाई करके चलना पड़ेगा फिगर्स, और आपको प्रॉपर चेक करके चलनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन फॉर इनकमिंग पार्टनर और वैल्यू ऑफ बिजनेस, वहां पे आप रिलाई कर सकते हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अनलेस रिक्वायर्ड टू वेरीफाई, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली बाकी आपको अगर डाउट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो आपको कभी रिलाई कर ही नहीं सकते।
सर एक इशू और आया, सर मुझे एक्सपर्ट की नीड है, तो क्या मैं एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले सकता हूं? यस, आप एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना, आपको पता है कि यार इस वाले इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझे एक्सपर्ट की असिस्टेंस लगेगी, तो शुरू में ही आपको जो अपॉइंट कर रहा है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उससे आप कंसल्ट कर लेना कि यार मैं ना एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा। आप उससे पहले ही कंफर्म कर लेना मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा, सो दैट बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ ये भी डिस्कस कर लेना उसका खर्चा कौन बियर करेगा, उसकी जो भी कॉस्ट है, अदर इंप्लीकेशन है, वो कौन बियर करेगा, वो भी आप उसके साथ डिस्कस करके चलना। गेट रिटन कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट रिगार्डिंग, आप एक्सपर्ट से डिस्कस करके चलोगे। सर अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, तो वहां पे मैं क्या करूं, वहां पे आप खुद को अबोव रखोगे। डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम के रिस्पेक्ट में खुद को हमेशा अबोव रख के चलना है, और आपको ये भी अलर्ट हो जाना कि कहीं वहां पे फोर्ज डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अलर्ट होके चलना है। सर बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या रहेगा एज ए इन्वेस्टिगेटर का, वहां पे आप है ना स्पेक्युलेटिव ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको जो फैक्ट मिले, जो आपको कंक्लूजन पे पहुंचे हो, सिर्फ वही लिख के आओगे। आप अपने मन से ही नहीं बोल सकते यार मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है, इसके बेसिस पे ये हो सकता है। नहीं, आप बोलोगे ये फैक्ट के बेसिस पे मुझे ये हुआ है, आप वो मेंशन करके आओगे, स्पेक्युलेटिव ओपिनियन नहीं लिखोगे। सर अगर मुझे सही से फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस नहीं मिले उस केस के अंदर, तो ओपिनियन रेफर ही नहीं करना। डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन बाय स्टेटिंग रीजंस, ये आपको ध्यान रखना है। सर क्या मैं फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बना सकता हूं? फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट मतलब मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर ट्रेंड एनालिसिस करके दिखा सकता हूं इस कंपनी के बारे में? नहीं, आपको अलाउड नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हो, आप जो चेकिंग करोगे, जो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, उसके बेसिस पर आप रिपोर्ट बनाओगे। उसके अंदर आपको ट्रेंड एनालिसिस जैसी चीजें मत करना, फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट मत लिखना, ये आपको ध्यान रखना। सर क्या मैं वर्किंग पेपर रिटेन कर सकता हूं इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में? यस, आप वर्किंग पेपर रिटेन कर सकते हो, ये तो आपका पार्ट होता ही होता है। बट एक काम करना, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, उससे एक रिटर्न कंफर्मेशन ले लेना, रिटर्न कंसेंट ले लेना, कंफर्मेशन ले लेना कि मैं अपने वर्किंग पेपर को रिटेन करूंगा। क्यों नहीं, बाद में जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सारे इश्यूज के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है आपको क्या कंसीडर करना है। अगर 100% वेरिफिकेशन का पूछा जाए या फिर सेलेक्टिव अप्रोच का पूछा जाए, वो सारा डिपेंड करेगा आपके सर्कमस्टेंसेस पे, तो आपको उसका ध्यान रख के चलना है। अब आते हैं आपके स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। सर क्या क्या स्पेशल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन? मान के चलो आपको कोई इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को इवैल्यूएट करना है, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को इवैल्यूएट करना है, तो सर किस किस फैक्टर्स को कंसीडर करके चलूंगा? आप खुद सोचो, आप कोई बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हो, उसकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहते हो, तो ये बिजनेस है, क्या ये फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है? फुल कैपेसिटी पे आप ये चेक करोगे, क्योंकि अगर कम कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है तो क्यों कम कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, 100% पे क्यों वर्क नहीं कर रहा, उसका कोई रीजन है क्या? आप वो सारी चीज इवैल्यूएट करोगे, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सर ट्रेंड क्या है, जिस बिजनेस को मैं परचेज करना चाहता हूं उसका ट्रेंड क्या है, क्या फ्यूचर में वो डिक्लाइनिंग पे है या फिर अबोव पे है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पोजीशन या फिर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है बिजनेस की। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर वर्किंग कैपिटल जो भी लगाई हुई है या जो भी फिक्स एसेट है वो एडुकेट है या नहीं है, क्या मुझे और पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे, वो भी आप इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि ये सारी चीज आपको कंसीडर करके चलनी पड़ती है। जब भी आप इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की इवैल्यूएट करना चाहते हो, वहां पे आप कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके चलोगे। ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, 100% कैपेसिटी पे, ट्रेंड क्या है सेल्स एंड प्रॉफिट का, और फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल आपके एडुकेट है या नहीं है, क्या फ्यूचर में आपको और भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल, वो भी आप कंसीडर करोगे। साथ साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो, उस पर आपको एडुकेट रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट अब हो रहा है वो मेंटेन रहेगा, फ्यूचर में नहीं रहेगा, वो सारी चीज आप इवैल्यूएट करते हो टू एनालाइज इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसकी हमने क्या शॉर्ट फॉर्म देखी थी? WOTR। W से क्या हो गया सर? W से आपका हो गया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, O से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, T से आपका ट्रेंड, और R से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अगर मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर के रिगार्डिंग देखना है कि फ्यूचर में टर्नओवर कितना हो सकता है मैं जिस बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसीडरेशन को कंसीडर करोगे। क्या पता ट्रम्प चाचा ऐसा हो कि वो बाद में टैरिफ लगा दे और आपका पूरा मार्केट यूएस का है, तो कहने की दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए डिपेंड करता है पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे। सेकंड, आप ट्रेंड भी देखोगे कि फ्यूचर में अगर एआई वाला बिजनेस है तो फ्यूचर में तो उसकी ग्रोथ होगी, अगर कोई दूसरा बिजनेस है जिसका डिक्लाइनिंग पे, तो आप वो कंसीडर करोगे, उससे आपको पता लग जाएगा फ्यूचर में उसका टर्नओवर क्या हो सकता है। ओके सर, कंपटीशन देखूंगा, अगर हमारी टीचिंग जैसी फील्ड है, हर दूसरे अटेम्प्ट में टीचर बन जाते हैं, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो आपका टर्नओवर तो कम होता जाएगा। ये सर वो हो सकता है, तो आपको कंपटीशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? यहाँ पे मार्केटेबिलिटी, क्या सर मैं ओनली राजस्थान में पढ़ाता हूं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाता हूं? अगर मैं ऑलरेडी राजस्थान में पढ़ाता हूं और जो मुझे परचेज करना चाहता है वो ये सोचेगा अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं इसका टर्नओवर इंक्रीज हो सकता है, तो वो सारे पॉइंट आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है। पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कंपटीशन, मार्केटेबिलिटी, ट्रेंड। पॉलिटिकल के अंदर आप देखोगे गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको प्रमोट कर रही है कोई नए मार्केट में जाने के लिए या मना कर रही है, वो सारी चीज कंसीडर करोगे। कंपटीशन कैसे है, क्या आपके कितने बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वहां पे कहीं ना कहीं आपका शेयर कितना है, आप डिक्लाइनिंग पे या फिर अबोव पे, वो आप कंसीडर करोगे। मार्केटेबिलिटी कैसी है, क्या आप नए मार्केट के अंदर एक्सटेंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो आप एनालाइज करोगे। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कैसा है, कि आप इंक्रीज पे हो या फिर फ्लक्चुएटिंग पे हो, वो आप कंसीडर करके चलोगे। तो ये 4 पॉइंट को आप कंसीडर करते हो जब भी फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को आप एनालाइज करना चाहते हो, असेस करना चाहते हो। इसका सर हमारा निमोनिक क्या था, पोको मार्केट। पोको मार्केट, पो से आपका पॉलिटिकल हो गया, को से आपका कंपटीशन हो गया, मार्केट से आपका मार्केटेबिलिटी हो गया, टी से आपका ट्रेंड हो गया। ये हमारा यहां पे निमोनिक्स था। फिर आया हमारे यहां पे सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेक करना है कि फ्यूचर में मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मुझे और पैसे डालने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में या नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और बाद में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा डालना पड़े तो कहां से लेकर आऊंगा। इसलिए आप पहले ही असेस करते हो कि फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी। सर वो कैसे असेस कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करोगे कि आपका इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशियो कैसे है। अगर इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं आपका बैकलॉग ज्यादा पड़ा है, वहां पे आपकी इन्वेंट्री ज्यादा देर आपकी गोडाउन में रह रही है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल आपको बढ़ानी पड़ सकती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग पे या फिर टेम्पररी ट्रेंड पे आपका इंक्रीज हुआ पड़ा है, वो आप कंसीडर करोगे। सर हम ये भी देखेंगे ट्रेड पेबल को आप टाइम पे पैसा दे रहे हो या कहीं उसका बैकलॉग है। अगर उसका बैकलॉग है तो एज ए मैं परचेज करूंगा बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं मुझे तो सही पे टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे और वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो आप कंसीडर करोगे। ट्रेड पेबल को आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे या फिर बैकलॉग है, वो आप कंसीडर करोगे। इसके अलावा सर बाय चांस अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट निकाल दूं, बाय चांस मेरा सेल्स इंक्रीज हो जाए, तो उससे ट्रेड पेबल पे, ट्रेड रिसीवेबल पे, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर कहीं ना कहीं मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और ट्रेड पेबल कम है, तो कहीं ना कहीं मेरी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्लास के अंदर डिस्कस किया था ना ये वाला पॉइंट भी। यस सर, ये 3 पॉइंट को कंसीडर करते हो जब भी आप वर्किंग कैपिटल देखना चाहते हो फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है, तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हो। तो ये हमारे स्पेशल एस्पेक्ट की बात थी बिजनेस इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, अगर आपको इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कंसीडर करनी है तो आपको 4 पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। WOTR, W से आपके वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स एडिक्वेट है या नहीं है, O से आपका ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितने 100% है या नहीं है, T से आपका ट्रेंड चेक करोगे सेल्स और आपके प्रॉफिट का, और R से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, फिर आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा फ्यूचर में, वो आप कंसीडर करते हो। सर अगर मैं मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर के रिगार्डिंग असेस करना चाहता हूं तो किस फैक्टर को देखूंगा, पोको मार्केट। पो से आपका पॉलिटिकल कंसिडरेशन, को से आपका कंपटीशन, मार्केट से आपका मार्केटेबिलिटी और टी से आपका ट्रेंड। तो अगर मुझे वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग चेक करना है, वर्किंग कैपिटल फ्यूचर में क्या रहना चाहिए असेस करने के रिगार्डिंग, तो आप क्या फैक्टर को कंसीडर करोगे, 3 पॉइंट को। सेल्स टू इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो कंसीडर करोगे। ट्रेड पेबल के रिगार्डिंग कोई बैकलॉग है, प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे हो, और फिर अगर आपका सेल्स इंक्रीज होती है या फिर आप नए प्रोडक्ट में एंटर करते हो तो उससे आपका इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा, आपके ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो कंसीडर करते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपका ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर कोई आपकी आइडल एसेट्स है ना उसको आप एलिमिनेट करोगे जब भी आप नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे बिजनेस की, तो उस केस के अंदर आइडल एसेट्स जो है जिसका कोई भी रिलेवेंट नहीं है बिजनेस से, उसको आप एलिमिनेट करके चलोगे, ठीक है। बट उसकी जो करंट वैल्यू होगी ना, आइडल एसेट्स की जो करंट वैल्यू होगी वो बाद में जाके आप ऐड कर सकते हो बिजनेस के अंदर, बट स्टार्टिंग में आप उसको एलिमिनेट करके चलोगे। एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब आता है टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपकी कितने टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, 2 टाइप की, एक स्टैट्यूटरी एक नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो आपके एसएफआईओ वाली होती है, एसएफआईओ या फिर कोई रजिस्ट्रार कराता है, जो आपने सेट ए के अंदर देखी होगी। सेट ए के अंदर जो आपका 4th चैप्टर होता था कंपनी लॉ का इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में, वही आपका सेक्शन 212, 210, 213, 216 ऑफ द कंपनी एक्ट, वो सारे आपके स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होती थी। एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी, जो आपको कोई लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बोलता, फिर भी आप कराते हो। सर कब कब करा सकते हैं, अगर जैसे कोई इनकमिंग पार्टनर आना चाहता है किसी फर्म के अंदर, इनकमिंग पार्टनर बनना चाहता है, एक पार्टनर बनना चाहता है किसी फर्म का, तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि यार मैं इसका फर्म का पार्टनर बनूं ना बनूं, क्योंकि आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, गुडविल देना पड़ेगा, तो आप उसके पहले एक इन्वेस्टिगेशन कराते हो। तो सर एज ए इन्वेस्टिगेटर आप क्या चेक करोगे, एक कंपनी का, एक फर्म के रिगार्डिंग, एक फर्म के रिगार्डिंग आप चेकिंग क्या करोगे, सर मैं उसकी पार्टनरशिप डीड देख लूंगा, क्योंकि उसके अंदर लिखा होगा कितना ड्राइंग कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारी चीजें आप पार्टनरशिप डीड से पता कर सकते हो, ठीक है सर। सेकंड सर मैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, वो चेक कर लूंगा, क्योंकि गुडविल का पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, गुडविल की चेकिंग कर ली। सर इसका प्रॉफिट भी तो देखूंगा, प्रॉफिट की स्टेबिलिटी है या नहीं है, ग्रोथ कैसी है प्रॉफिट की, वो चेक कर लूंगा, ओके। पार्टनर्स का बैकग्राउंड देखूंगा, कंपनी का सॉरी फर्म का बैकग्राउंड देखूंगा, पार्टनर्स का बैकग्राउंड देखूंगा, उसका इंसेप्शन ग्रोथ रिगार्डिंग सभी चीजें कंसिडर
करूंगा। इनके पास ऑर्डर कितने ऑलरेडी इन हैंड पे, क्वालिटी कैसी क्लाइंटेल की, मैनेजमेंट कैसी है, वो सारी चीज, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, वो सारी चीजें आप कंसीडर करते हो एज ए इन्वेस्टिगेटर जब भी आपको कोई फर्म का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। हिस्ट्री ऑफ इंसेप्शन एंड ग्रोथ वो आप चेक करोगे, पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग चेक करोगे, कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल कैसे हैं, आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, वो सारी चीज चेक करोगे, और कंपटीशन ऑफ डील कैसे होगा वो आप कंसीडर करोगे। रीजन क्या है मुझे एज ए पार्टनर बनाने का, रीजन क्या है वो आप पूछोगे एक बार उनसे। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है फर्म की वो आप चेक करोगे, एसेट्स और लायबिलिटी पोजीशन क्या है, और ऑर्डर इन हैंड कितने, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल कैसा है, वो सारी चीज आप कंसीडर करते हो एज ए इन्वेस्टिगेटर जब भी किसी फर्म का इन्वेस्टिगेशन करना है ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। क्योंकि आप खुद सोचो मैं एक फर्म का पार्टनर बनने वाला हूं तो मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, पार्टनरशिप चेक डीड चेक करूंगा, उसकी हिस्ट्री देखूंगा, उसके पार्टनर्स के बारे में देखूंगा, वो सारी चीज कंसीडर करूंगा, उनकी एसेट्स लायबिलिटी कैसी है, कंपटीशन कैसे करोगे आप गुडविल के रिगार्डिंग, और उनके ऑर्डर इन हैंड कितने, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल कैसे, मैनेजमेंट कैसी है, वो सारी चीजें आप कंसीडर करते हो। सर अगर बैंक आपको अपॉइंट करे एज ए इन्वेस्टिगेटर, बैंक आपको अपॉइंट करे एज ए इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि बैंक के पास कोई बोरोवर आया है उसको लोन चाहिए, तो बैंक आपको अपॉइंट करती है एज ए इन्वेस्टिगेटर कि आओ इसकी चेकिंग करो कि हम इसको लोन देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें आप चेकिंग करोगे। सर तो एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं क्या चेक करूंगा, आप उस कंपनी की चेकिंग करोगे जो लोन लेने आया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कंपनी का कि भैया ये लोन लेने लायक भी है या नहीं है। सर कैसे चेक करें, उसकी इंटीग्रिटी चेक करो ना, ओनर की, पता लगे नीरव मोदी लोन लेने आया या फिर आपका विजय माल्या लोन लेने आया तो आप क्या उसको लोन दोगे, नहीं दोगे, तो उसके रिगार्डिंग आपकी इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ती है, उसके जो भी केएमपी पर्सन होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, उसकी इंटीग्रिटी चेक करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, कंपनी की प्रॉफिट में है या नहीं है। ठीक है सर। सर कंपनी लोन लेने आई है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, अब वो प्रोजेक्ट एमओए एओए मना कर देता है, एमओए एओए बोल रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में आप लोन नहीं ले सकते, एमओए एओए मना कर रहा है, तो उस केस के अंदर कंपनी लोन कैसे ले सकती है, तो आपको एमओए एओए भी रीड करना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टिगेटर। ठीक है सर। अब कंपनी ने शेड्यूल ऑफ पेमेंट भी सबमिट किया, रीपेमेंट कैसे करेगी उसका शेड्यूल भी सबमिट किया, तो आप उसको भी इवेल्युएट करोगे कि यार ये बोल रहे हैं कि है ना हमारे प्रोजेक्ट से 5 लाख का रिवेन्यू होगा, उसमें से 1 लाख हमारा प्रॉफिट होगा, वो उसका हम रीपेमेंट कर देंगे आपको हमारी इंस्टॉलमेंट बना के। अब आपने चेकिंग की, आपने देखा यार इस प्रोजेक्ट से तो रिवेन्यू 1 लाख का हो सकता है, तो फिर तो ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, इट मीन शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो भी दिया है कहीं ना कहीं उसके में अंदर गड़बड़ी है, तो वो सारी चीजें आप कंसीडर करते हो एज ए इन्वेस्टिगेटर। जब भी आपको बैंक अपॉइंट करती है कि यार किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि वो लोन लेने आई है, तो उस केस के अंदर आप क्या देखोगे, हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है कंपनी की, वो आप चेक करोगे। बिजनेस इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग आप चेक करोगे कहीं विजय माल्या तो नहीं है, कहीं नीरव मोदी तो नहीं है, वो आप कंसीडर करोगे। एमओए एओए ने ऑथराइज तो किया है ना कंपनी को कि कंपनी बोरो कर सकती है उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में, आप वो चेक करोगे। पर्पस क्या है लोन का और कैसे आप यूटिलाइज करोगे, वो सारी चीजें वहां पे एज ए इन्वेस्टिगेटर आप उसकी चेकिंग करोगे। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो भी सबमिट कर रहा है बोरोवर, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट उसको आप एनालाइज करोगे, क्या क्या अजम्पशंस लिए बोरोवर ने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में, वो आप इवेल्युएट करोगे, तो वो सारी चीजें आप कंसीडर करते हो। ये बात हो गई आपकी जब भी आपको अपॉइंट करती है बैंक। ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में आप कुछ चीजें कंसीडर कर ली। सर अगर मुझे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना है, इसी केस के अंदर मुझे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना है और बैंक मुझसे बोलती है एक काम करो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में, आप बोल रहे हो हम एनालिसिस करेंगे एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप एनालिसिस करोगे, क्या एनालिसिस करोगे? शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में एक्यूरेसी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि जो भी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट सबमिट कर रहा है बोरोवर उसमें कितनी एक्यूरेसी है, क्या फ्यूचर में उतना पेमेंट इनको मिल भी पाएगा, उतना ये रीपेमेंट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है। सर कैसे एक्यूरेसी चेक करूं, एक काम करो, एक है ना आप कंडेंस स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ कि इसकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो भी बोरोवर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए होंगे 5 to 7 ईयर के लास्ट के, उसके बेसिस पे आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बनाओ और उससे एनालाइज करो कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है इस कंपनी की। ठीक है सर मैं ये कर लूंगा। रेशियो एनालिसिस करो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस इसीलिए तो है कि उसके रिगार्डिंग आप रेशियो एनालिसिस कर लोगे। ठीक है सर मैं प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप कर लूंगा, रेवेन्यू आ रहा है तुम्हारा 5 प्रोडक्ट से रेवेन्यू आ रहा है, तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू कर लूंगा कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपका रेवेन्यू डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, वो सारी चीज मैं एनालाइज करूंगा, उसके बेसिस पे एक्यूरेसी आइडेंटिफाई कर सकता हूं शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में। To investigate the profitability of a business, for judging the accuracy of schedule of repayment, for judging the accuracy of schedule of repayment, आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या सर? एक आप कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाओगे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ लॉस सबमिटेड बाय द बोरोवर, उसमें आप क्या करोगे, सेपरेटली शो करोगे इनकम और एक्सपेंसेस, बिल्कुल डिटेल में जाके आपने सेपरेटली शो किया। साथ में आप रेशियो एनालिसिस करते हो, कंप्यूट द अंडर मेंशन रेशियो सेपरेटली एंड शो द ट्रेंड एज वेल एज चेंजेस। तो यहाँ पे आपकी जो भी सेल्स टू बुक रेशियो है, सेल टू एवरेज इन्वेंटरी हेल्ड रेशियो है, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी रेशियो, क्विक एसेट्स रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी टू फिक्स एसेट्स या फिर इक्विटी टू लॉन्ग टर्म डेट, ये सारे रेशियोज को आप एनालाइज करते हो। लास्ट में जाके आप क्या करोगे, आप सेपरेट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट में ब्रेकअप करोगे
एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज और उसके रिगार्डिंग ट्रेंड देखोगे कौन सा प्रोडक्ट का रेवेन्यू इंक्रीज पे, कौन से प्रोडक्ट का रेवेन्यू डिक्लाइनिंग पे, ऐसा भी आप एनालिसिस करते हो। तो ये 3 पॉइंट के अलग से आप एनालिसिस करते हो रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। ध्यान से देखो, बैंक अगर आपके पास आती है यार हमारा इन्वेस्टिगेटर बन जाओ और इस कंपनी के रिस्पेक्ट में आप चेकिंग करो क्योंकि ये लोन लेने आई है, तो आप क्या करोगे, सर मैं कंपनी के रिगार्डिंग चेक करूंगा बिजनेस इंटीग्रिटी क्या है, क्योंकि वो विजय माल्या तो नहीं है, नीरव मोदी तो नहीं है, बिजनेस इंटीग्रिटी रेपुटेशन आप चेक करोगे, बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, वो आप चेक करोगे। ओके सर, एमओए एओए ने ऑथराइज किया है बिजनेस को उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में बोरो करने के लिए, आप वो चेक करोगे। ओके सर, इसके अलावा पर्पस क्या है, किस लिए लोन ले रहे हो, कैसे आप यूटिलाइज करोगे, उसके रिगार्डिंग चेकिंग करूंगा। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो भी सबमिट करे उसके अंदर क्या क्या अजम्पशंस लिए, उन सारी चीजों को मैं एनालाइज करूंगा। ओके सर, अगर एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के रिगार्डिंग चेकिंग करनी है तो आप 3 चीजें चेक करते हो। एक तो प्रिपेयर करते हो कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट किया है बोरोवर ने उसमें से आप बनाओगे इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग करके। सेकंड, रेशियो एनालिसिस करते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ रेशियोस उसका एनालिसिस करोगे, उससे आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, चेंजेस देखोगे कितना चेंज हो रहा है कितना चेंज नहीं हो रहा। लास्ट में जाकर आप ब्रेकअप करते हो, जो भी आपके सेल्स है उसका ब्रेकअप करते हो प्रोडक्ट वाइज और ट्रेंड को एनालाइज करते हो। ये आपका पार्ट था, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर थे जब भी आपको बैंक अपॉइंट करती है। अब आते हैं सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। देखो अगर पब्लिक कंपनी होगी तो उसका मार्केट वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल जाएगी पर शेयर, तो उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके नेटवर्थ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट जब प्राइवेट कंपनी की बात आती है वहां पे शेयर्स की वैल्यू पता नहीं चलती, तो उसके रिगार्डिंग आप एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हो सकते हो, कोई कंपनी आपको अपॉइंट कर सकती है, यार इस प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन करके दो कि इसकी शेयर्स की वैल्यूएशन कितनी है। तो आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए, दोनों मेथड आप एएफएम में करके आए हो। सर 2 मेथड क्या है, सर एक काम करता हूं, मेरे पास बैलेंस शीट है उस प्राइवेट कंपनी की, उसकी नेटवर्थ निकाल लेता हूं। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे सर, ऑल एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मेरी नेटवर्थ आ जाएगी। सर क्या मैं एसेट्स कॉस्ट वैल्यू पे लेके चलूंगा क्या, नहीं, नेटवर्थ आप आज के टाइम निकाल रहे हो ना तो सारी एसेट्स को रिवैल्यू करके चलोगे, सारी एसेट्स को रिवैल्यू करके चलोगे। उससे क्या हो गया सर, मेरी ऑल एसेट्स रिवैल्यू पे आ गई, सारी लायबिलिटीज को लेस कर दिया तो मेरी क्या आ गई, नेटवर्थ आ गई। अब नेटवर्थ को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा तो 1 शेयर की वैल्यू आ जाएगी, या सर 1 शेयर की वैल्यू आ जाएगी, वही यहां पे बोला गया। यहां पे आपको गुडविल और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स अगर होगी ना उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, उसको भी आप इंक्लूड करके चलना एसेट्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, एमसीक्यू पॉइंट पे पूछ सकते हैं। सेकंड आता है आपके पास मेथड यील्ड बेसिस पे। सर ये क्या होता है, देखो आप क्या करोगे, लास्ट के 5 to 7 ईयर में आप देखोगे कितना एवरेज प्रॉफिट है। सर मेरा हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपने देखा आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1 लाख। आप ये अज्यूम करोगे फ्यूचर भी मैं 1 लाख रुपीज ही अचीव करूंगा, फ्यूचर में भी मैं 1 लाख रुपीज ही अचीव करूंगा। उससे आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट से आप उसको प्रेजेंट वैल्यू में ले आओगे। जैसे एएफएम के अंदर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना, आपने क्या करा यार 1 लाख रुपीज में परपेचुइटी तक आप इन द इनफाइनाइट ईयर तक आप 1 लाख रुपीज ही अचीव करोगे अपना प्रॉफिट। उसको आपने क्या करा, उसको आपने कैपिटलाइजेशन रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए तो वो हो गई आपकी नेटवर्थ ऑफ बिजनेस। अब नेटवर्थ आ गई, उससे आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, आपको आ जाएगा पर शेयर की वैल्यू। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देखो कैपिटलाइजेशन रेट आप कर लगाते हो, यस सर, अगर मेरी कैपिटलाइजेशन रेट ज्यादा होगी तो आपकी नेटवर्थ कितनी होगी, कम होगी। अगर आपकी कैपिटलाइजेशन रेट कम होगी तो आपकी नेटवर्थ ज्यादा होगी। आप एएफएम में काफी अच्छे से करके आए हो। ये था आपका यील्ड बेसिस, ये था आपका नेटवर्थ बेसिस। जब भी प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन की बात हो तो आपके दिमाग में 2 ही मेथड आने चाहिए, एएफएम को भूल जाना, वो वाले और अदर मेथड्स, आपको सिर्फ नेटवर्थ मेथड और यील्ड बेसिस ही याद होना चाहिए। अब आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। अगर किसी इंडिविजुअल को, ध्यान से सुनो, अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को, इंडिविजुअल को या फर्म को कोई बिजनेस परचेस करना है। अब बिजनेस चाहे आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, या बिजनेस आपका पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, या बिजनेस आपका कंपनी भी हो सकता है, बट परचेस करने वाला कौन है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। उस केस के अंदर आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकते हैं कि भैया एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लो क्योंकि हमें इनको परचेस करना है। सर अगर परचेज करना है वो सोल प्रोप्राइटर है, मान के चलो आपको जो बिजनेस परचेस करना है वो सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो आप क्या चेक करोगे, सर मैं ये चेक करूंगा अगर वो बिजनेस लीज पे है तो कितनी लीज पेंडिंग है, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेटेंट है आपके पास तो कितना टाइम पेंडिंग है पेटेंट का, और कितना टाइम पेंडिंग है, क्या मुझे पेटेंट को रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप वो सारे पॉइंट कंसीडर करोगे। और रीजन क्या है सेल करने का, अगर आपको पता है रीजन ही ऐसा है कि यार इसलिए सेल करोगे कहीं ना कहीं आगे जाके बिजनेस बर्बाद होने वाला है, तो फिर आप नहीं करोगे परचेज। तो ये सारी चीज एज ए एनालाइज करते हो इन्वेस्टिगेटर। लेंथ ऑफ लीज क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है पेटेंट का, गुडविल का वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि गुडविल तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जब अगर कोई बिजनेस बाय करना चाहते हो सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप के अंदर। इसके अलावा एज क्या है आपके प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ की, कहीं सारे आपके ओल्ड एज वाले पर्सन तो नहीं है, आप वो कंसिडर करके चलोगे। तो ये सारे अलग पॉइंट है।
एज ए इन्वेस्टिगेटर आप नॉर्मल चेकिंग करोगे करोगे, बट ये सारे पॉइंट को भी कंसीडर करके चलोगे, ये सारे पॉइंट को भी कंसीडर करके चलोगे जब भी कोई सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म को आप परचेज करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर ये अलग से पॉइंट आप कंसीडर करते हो। सर अगर मैं कोई कंपनी को परचेज करना चाहता हूं तो वहां पे आप अलग से क्या पॉइंट कंसीडर करोगे? सबसे पहले मार्केट वैल्यू क्या है, किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हो। कंपनी में शेयर्स होंगे तो किस वैल्यू पे आप अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हो, एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं वो चेक करूंगा। ओके, इसके अलावा और क्या चेक करोगे सर? आपकी कोई अनकॉल्ड लायबिलिटी तो नहीं है शेयर्स के रिस्पेक्ट में, आप वो भी चेक करोगे। आपकी ऑथराइज और इशूड कैपिटल कितनी है वो भी चेक करेंगे। वेदर देयर आर एनी अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द शेयर्स वो भी आप चेक करोगे। प्राइस क्या है जिस पे आप ऑफर कर रहे हो वो भी आप चेक करोगे। सो दीज आर द सेपरेट पॉइंट जो आपको चेकिंग करना पड़ता है एज ए इन्वेस्टिगेटर, नॉर्मल पॉइंट के अलावा। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। सर क्या मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट का? यस आप कर सकते हो। सर किस किस केस में हो सकता है? बैंक आपको अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि बैंक के पास क्या आया, बैंक के पास आ रहा है फाइनेंशियल फोरकास्ट, क्योंकि कोई बोरोवर को लोन चाहिए तो फाइनेंशियल फोरकास्ट बैंक को सबमिट करेगा। बैंक आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकता है कि इसका फाइनेंशियल फोरकास्ट को चेक करो। इसके अलावा अगर 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 किसी बिजनेस को आप परचेज करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फोरकास्ट मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग भी आप इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हो सकते हो। पर उसके अंदर सर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आप छोड़ देना। बस आपको ये समझ के रखना है कि यार ये 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं, वो भी एमसीक्यू पूछेंगे आपसे, डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेंगे। डिस्क्रिप्टिव आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग में पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म को परचेज करना चाहते हो तो अलग पॉइंट क्या कंसीडर करें यार? अगर वो पेटेंट आपका अनएक्सपायर्ड कितना पीरियड बचा है पेटेंट का वो आप चेक करोगे। अगर आपकी लीज पे है, अगर प्रीमाइज लीज पे है तो कितना लीज बची है आप वो चेक करोगे। वैल्यूएशन क्या रहेगी गुडविल की, क्योंकि गुडविल तो तुम लोगे, उसके रिगार्डिंग एज क्या है प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ की वो आप चेक करोगे, और रीजन क्या है सेल करने को वो सारी चीजें चेक करोगे। कंपनी के रिस्पेक्ट में आप उसकी एसेट्स नहीं आप उसके सिर्फ वहां पे कैपिटल साइड देखते हो, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इश्यूड कैपिटल कितनी है, अनकॉल्ड लायबिलिटी कितनी है और कितने पे आप ऑफर कर रहे हो, वो सारे पॉइंट आप कंसीडर करते हो। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बचा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? अभी तक हमने काफी सारे पॉइंट कंसीडर कर लिए, अब बचा है हमारे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। जब मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूं, फ्रॉड आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, करप्शन। दोनों पॉइंट हम वहां पे एसे 240 के अंदर कंसीडर कर लिए, बस आपका एक बचा है करप्शन। करप्शन आपका बेसिक आपको पता है क्या होता है, ब्राइबरी लेना, करप्शन, बात एक ही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहां पे अगर मैं फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बात करूं तो यहां पे आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी, एक ऑफ बुक फ्रॉड, एक आपका कैश मिस एप्रोप्रिएशन। दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ऑफ बुक फ्रॉड, कैश मिस एप्रोप्रिएशन। ऑफ बुक फ्रॉड क्या होता है? आपके बुक में अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई, उससे पहले आपने मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। सर मिस एप्रोप्रिएट क्या किया? कैश को अगर आप मिस एप्रोप्रिएट करते हो विदाउट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, इट मींस बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होने से पहले ही आपने कैश मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, उसको हम बोलते हैं ऑफ बुक फ्रॉड। उसको कैश मिस एप्रोप्रिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑफ बुक फ्रॉड। लेकिन जब मैं बात करता हूं कैश मिस एप्रोप्रिएशन की, इट मींस आपने बुक के अंदर रिकॉर्ड किया है, सारी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद आप कैश को मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कैश मिस एप्रोप्रिएशन। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक आपका कमीशन स्कीम आता है। कमीशन स्कीम क्या होता है? कई बार आप जैसे कमीशन एजेंट हो, आपको जितना कमीशन ज्यादा मिलेगा उतना आप जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। अब क्या करा आपने? फिक्टिशियस सेल दिखाने लग गए सो दैट आपको ज्यादा कमीशन मिले, उसको हम बोलते हैं कमीशन स्कीम। अब यहां पे काफी सारे आपके मैटर्स गिवन है, काफी सारे आपके पॉइंट्स गिवन है, वेरियस टाइप ऑफ फ्रॉड्स गिवन है, कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एज ए इन्वेस्टिगेटर आपके क्या प्रोसीजर रहेंगे वो यहां पे आपके प्रोसीजर भी गिवन है। जब मैं बात करता हूं कैश रिसीट की, सर मेरे पास कैश आ रहा है, उसके अंदर कैसे फ्रॉड कर सकता हूं? आपको कैश आ रहा है, कैश कहां से आ सकता है सर? मैं सेल करूंगा वहां से कैश आ सकता है। ओके, सेल कर रहे हो वहां से कैश आ रहा है, सर मैंने सेल करी कैश के अंदर, मैंने दिखा दी उसको ट्रेड रिसीवेबल, दिखा दिया ट्रेड रिसीवेबल कि मेरे पास पैसे नहीं आए बट आपको एक्चुअल में पैसे रिसीव हो गए थे कैश सेल से, तो ऐसे आपने फ्रॉड कर दिया। सेकंड आप क्या दिखा रहे हो? ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आ गया बट आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, बैड डेट मान के चल रहे हो और आपको एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आ गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो फ्रॉड। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा आपको पैसा तो पूरा मिल गया बट आप पार्ट अमाउंट दिखा रहे हो, पार्ट अमाउंट आप राइट ऑफ करके चल रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो गुड डेट को एज ए बैड डेट, कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखा रहे हो, लार्ज कैश डिस्काउंट दिखा रहे हो, तो वो सारे केसेस आपके कैश रिसीट के फ्रॉड हो सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर मैं डुप्लीकेट रिसीट जो भी होगी, कार्बन कॉपीज ऑफ रिसीट जो भी डुप्लीकेट होगी, मार्केट होगी, उसको आप डिटेल में स्क्रूटनाइज करोगे। ओके, जो भी कैश सेल्स होंगे आप उसको डिटेल में चेक करोगे, क्योंकि कैश सेल के अंदर गड़बड़े हो सकती है, आप वहां डिटेल में चेकिंग करोगे। जो भी विड्रॉल हुआ है उसको भी आप प्रॉपर चेक करोगे, और जो भी रिकवरी हो रही है कस्टमर से सन्ड्री पार्टी से, उसके रिगार्डिंग भी आप चेक करोगे कि प्रॉपर आपके पास जो रिसीट है उससे आप वेरीफाई करके चलोगे। तो ये आपके फ्रॉड हो सकता है कैश रिसीट के रिस्पेक्ट में, और ये आपका प्रोसीजर है कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कैश पेमेंट।
जब कैश पेमेंट की मैं बात करूं तो कैश पेमेंट कैसे इन्फ्लेट हो सकता है सर? आप कैश का पेमेंट करिए, उसके अंदर कैसे इन्फ्लेट कर सकते हैं सर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप सप्लायर को पैसा पेमेंट कर रहे हो, वहां पे आप एक बार पेमेंट करने की जगह दो बार पेमेंट कर रहे हो और एक बार अपनी जेब में ले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे आप इन्फ्लेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं पैसे के पेमेंट आप खुद के पास मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। सेकंड, आप पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं ऑफिस एक्सपेंस दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लेट कर रहे हो आपका कैश पेमेंट। इसके अलावा कहीं और क्या हो सकते हैं सर? कि यहाँ पे आप रोंगली टोटलिंग ऑफ वेज शीट कर रहे हो, लाइक वेज शीट का टोटल आना चाहिए 5 लाख, आप 8 लाख दिखा के 8 लाख में से जो रिमेनिंग 3 लाख है उसका आप पेमेंट दिखा तो रहे हो, बट एक्चुअल में वो आपकी जेब में जा रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो कैश पेमेंट का इन्फ्लेशन। मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। फॉल्सली एडजस्टिंग अ रिफंड इन अकाउंट ऑफ कस्टमर एंड विड्रॉ द क्रेडिट बैलेंस, आपने क्या करा, मैंने कस्टमर को रिफंड किया है, ए कस्टमर को रिफंड किया है, आपने ऐसा बोला और आपने क्रेडिट किया रिफंड बी कस्टमर के अंदर, फिर बोलो नहीं नहीं गलती से बी के पास चला गया और बी से आपने रिटर्न अपने अकाउंट में डाल दिया और ना ही ए को दिया ना ही किसी को दिया, अपने अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे भी आप कैश पेमेंट के इन्फ्लेशन कर सकते हो, इन्फ्लेट कर सकते हो। अब आता है इसके अंदर सर इसके ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम जैसे कैश रिसीट का आइडेंटिफाई करे थे वैसे आप कैश पेमेंट का आइडेंटिफाई करोगे। ऑल एविडेंसेस रिगार्डिंग कैश पेमेंट वो आप डिटेल में स्क्रूटिनाइज करोगे, जितने भी पेमेंट होगी आपकी बियरर चेक की उसको आप डिटेल में एग्जामिन करोगे। और सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, क्योंकि वेजेस के अंदर हमने देखा था यहाँ पे आप मिसस्टेटमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकते हो, तो वेजेस के रिगार्डिंग हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। और जितना भी विड्रॉल हो रहा है बैंक से जो भी विड्रॉल कर रहे हो उसको हम डिटेल में चेकिंग करेंगे और एक कंफर्मेशन ले लेंगे पार्टनर और डायरेक्टर से। कई बार क्या होता है कैश पेमेंट इन्फ्लेट ऐसे भी कर सकते हो कि पार्टनर और डायरेक्टर को आप दिखा रहे हो कि हमने पेमेंट किया है, एक्चुअल में पार्टनर और डायरेक्टर को कोई पेमेंट नहीं किया, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे हो। तो इसलिए आप पार्टनर और डायरेक्टर से भी कंफर्मेशन ले लोगे कि एक्चुअल में आपने ड्राइंग की है या नहीं की। तो दीज आर द मेथड जहां पे कैश पेमेंट के रिगार्डिंग आप इन्फ्लेट कर सकते हो, वहां पे आपका क्या क्या प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट आता है सप्लायर लेजर के थ्रू कैसे फ्रॉड कर सकते हैं सर? सप्लायर लेजर में आप दिखा रहे हो कि आपको वहां पे क्रेडिट नोट इशू किया सप्लायर ने, बट आपने उसको सप्रेस कर लिया, दिखा ही नहीं रहे। इट मींस कहीं ना कहीं वहां पे आप फ्रॉड कर रहे हो और जो भी आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो ज्यादा दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, और रिमेनिंग पैसा आप अपनी जेब में ले जा रहे हो। या फिर आपने सप्लायर से डील कर लिया कि ज्यादा अमाउंट में परचेज करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट आप ले लोगे। तो ऐसे आप सप्लायर लेजर के थ्रू फ्रॉड कर सकते हो। एडजस्टिंग फिक्टिशियस इनवॉइसेस एज ए परचेज इन सप्लायर अकाउंट सब्सिक्वेंटली मिसअप्रोप्रिएटिंग अमाउंट, ऐसे आप फ्रॉड कर सकते हो। सप्रेस कर रहे हो क्रेडिट नोट को इशूड बाय द सप्लायर, वैसे आप फ्रॉड कर सकते हो। नेक्स्ट, विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर, अनक्लेम्ड है सप्लायर के थ्रू, तो उस केस के अंदर आप वहां पे विड्रॉ करके चल रहे हो और वहां पे कहीं ना कहीं सप्लायर लेजर के अंदर फ्रॉड कर रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो परचेज इनवॉइस एट हायर देन मार्केट, तो उस केस के अंदर भी सप्लायर लेजर से आप फ्रॉड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग सर क्या प्रोसीजर होगा? आप जो भी सप्लायर अपनी स्टेटमेंट सबमिट करेगा ना, सप्लायर भी तो अपने एक अकाउंट मेंटेन करता है, तो उससे वहां पे एक उससे कंफर्मेशन ले लो, उससे एक अकाउंट मंगा लो और उससे वेरीफाई कर लो। ओके सर। इसके अलावा एग्जामिन करो इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जितने भी इंटरनल कंट्रोल है उसको आप वेरीफाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि परचेज जो भी हो रही है वो सही अमाउंट पे हो रही है नहीं हो रही, कि आप सच में परचेज ऑर्डर रेज हुआ था तभी आपने परचेज किया नहीं किया, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और वेरीफाई करो परचेज जर्नल को विद गुड इनवॉइस और इनवॉइसेस टू कंफर्म सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड करेक्टली। 3 वे वेरिफिकेशन कर रहे हो। देखो परचेज ऑर्डर को आप चेक कर रहे हो, गुड्स जो आपका इनवर्ड आया, आपने परचेज ऑर्डर 1 लाख का रेज किया था, गुड्स इनवर्ड आपका 1 लाख का ही आया है ना, और जो आपने पेमेंट करी है सप्लायर को वो भी तो आपने 1 लाख का ही किया है ना, तो 3 वे वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो। ऐसे आप वहां पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर जस्ट आप रीड कर लेना कैसे कैसे कस्टमर लेजर के अंदर फ्रॉड कर सकते हैं सर। जैसे टीमिंग एंड लेडिंग हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन अमाउंट कलेक्टेड हो गया, या फिर आप क्या कर रहे हो क्रेडिट रोंगली क्रेडिट कर रहे हो किसी कस्टमर के अकाउंट में, फिर वहां से आप विड्रॉ कर रहे हो और दिखा रहे हो गलती से क्रेडिट हो गया था, विड्रॉ आप पर्सनल अकाउंट के अंदर कर रहे हो, तो ऐसे आप कस्टमर लेजर के अंदर फ्रॉड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होगा? वही बेसिक प्रोसीजर होते हैं, इसको जस्ट आप रीड कर लेना, आने के चांसेस कम है कस्टमर लेजर। बट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके May 26 के लिए इन्वेंट्री फ्रॉड। सर इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? इन्वेंट्री फ्रॉड के रिगार्डिंग आपको मैं बोलूं कि आप इन्वेंट्री थी कंपनी की, आपने उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, एम्प्लॉय मिस अप्रोप्रिएट कर गया, और इन्वेंट्री आपकी बिल्कुल ठीक थी, आपने उसको दिखा दिया कहीं ना कहीं इन्वेंट्री आपकी डैमेज है और राइट ऑफ कर दिया, और आपने कहीं ना कहीं उसको चुरा के घर लिया है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री आपकी थी, आप दिखा रहे हो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल था, आप दिखा रहे हो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कहीं ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, बट एक्चुअल में उतने रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर आप कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। सो दीज आर द मेथड्स। फर्स्ट, रिमूव कर रहे हो गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइज, राइट ऑफ कर रहे हो एज ए डैमेज गुड्स, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है एम्प्लॉय, जो भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर इन्फ्लेट कर रहे हो क्वांटिटीज इशूड फॉर द प्रोडक्शन, एक्चुअल में आपकी प्रोडक्शन के अंदर कम क्वांटिटी इशू हो रही है, फिर भी आप कहीं ना कहीं ज्यादा शो करके मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, या फिर स्टॉक आपने डिस्पैच तो कर दिया बट आपने सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं किया। सो इससे आप कैसे कर सकते हो? इन्वेंट्री फ्रॉड कर सकते हो। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में आप देख लोगे कि प्रोडक्शन के अंदर कितना इशू हो रहा है,
प्रोडक्शन के अंदर कितना इशू हो रहा है उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन के अंदर तो नहीं जा रहा, वो आप चेक कर लोगे। ऑल रिसीट, जो भी आपकी इन्वेंटरी रिकॉर्ड है वो आप वेरीफाई करोगे, गुड्स इनवर्ड के रिस्पेक्ट में भी और आउटवर्ड रिस्पेक्ट में भी। एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट, स्टोरेज, डिस्पैच ऑफ गुड्स वो आप रिव्यू करोगे, जो भी आपका इंटरनल कंट्रोल है, जो भी इन्वेंटरी के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल है उसको आप रिव्यू करोगे। मटेरियल कोई एक्सेसिव इशू तो नहीं हो रहा, आप उसको कंसीडर करोगे। फिजिकल क्वांटिटी का वेरिफिकेशन कर सकते हो, जो आप स्टॉक ऑडिट करके आते हो वैसा आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, वैसे आप इन्वेंटरी के रिगार्डिंग पता कर सकते हो। अब आता है इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। सर नॉर्मली कैसे मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है? जैसे आपने एक जगह से एविडेंसेस ऑब्टेन किया, दूसरी जगह से एविडेंसेस ऑब्टेन किया, दोनों एक ही मैटर के रिस्पेक्ट में दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर गए, तो आपको पता लग सकता है यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। या मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं लिमिटेशन इंपोज कर रही है, आपको कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करने दे रही, तो आपको कहीं ना कहीं शक हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो यही सारे मेथड होते हैं। डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वहां से आपको पता लग सकता है यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिसिंग एविडेंसेस है, तो उसके इसके अंदर आपको पता लग सकता है यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। या फिर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपके डिनाइल कर रही है एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड के रिगार्डिंग फैसिलिटीज और एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा रही है, वहां पे आपके फ्रॉड होने के चांसेस हैं। और कोई अदर इंडिकेटर भी हो सकता है, जैसे फ्रीक्वेंटली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बार बार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो इट मींस कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की चांसेस है। सो दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट फ्रॉड डायमंड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका May 26 के लिए। फ्रॉड डायमंड, फ्रॉड डायमंड की आपको पता है 4 साइड होती है डायमंड की, चारों साइड के रिगार्डिंग बात की है, और ये 3 पॉइंट तो आप ऑलरेडी ऐसे 240 के अंदर पढ़ के आते हो। कौन कौन से? इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन, फोर्थ आपका है कैपेबिलिटी, फोर्थ आपका है कैपेबिलिटी, तो इसको तो रीड कर लेना, आपको पता है इंसेंटिव क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, और लास्ट में आता है कैपेबिलिटी। एक यहां पे एक और पॉइंट है कि सर अगर गोस्ट वर्कर के रिगार्डिंग मुझे चेकिंग करनी है, एज ए इन्वेस्टिगेटर मुझे अपॉइंट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या चेक करूंगा? आप एक प्रोसीजर बता दो सर, आप क्या करोगे? जो भी आपके वहां पे अटेंडेंस रिकॉर्ड होंगे, जो भी आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड होंगे, टाइम का जो पंचिंग होता है इन और आउट की, उसको आप चेकिंग करोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करके आ सकते हो, कितने एम्प्लॉय एक टाइम पे वर्क कर रहे हैं, वेजेस कितनी जा रही है, आप वो चेक करके आ सकते हो। तो ये सारे आपके एक प्रोसीजर होते हैं गोस्ट वर्कर के रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टिगेशन करने के रिस्पेक्ट में। ही शुड चेक जॉब कार्ड, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, अटेंडेंस रिकॉर्ड, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, प्रिपेयर वेज शीट, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं चेक करके आइडिया लगा सकते हो कि सच में गोस्ट वर्कर को पेमेंट हो रही है या फिर एक्चुअल में वर्कर्स यहाँ पे काम कर रही हैं। ये पूरा पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर था, पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर था। एक और बार वापस मैं आपको फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं इन्वेस्टिगेशन चैप्टर की। हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन के, सबसे पहले स्टार्टिंग की थी स्टेप से। कितने स्टेप्स होते हैं सर? सबसे पहले आप स्कोप को देखोगे, ऑब्जेक्टिव को देखोगे, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओगे, उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन करोगे, उसके लास्ट में जाके आप वहां पे जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, लास्ट में आपकी रिपोर्टिंग होगी। फिर क्या इश्यूज को कंसीडर करके चलोगे जब भी आप रिपोर्टिंग करोगे? सर हमारा ओपिनियन सबसे लास्ट पैराग्राफ में आना चाहिए, उसके बाद जो भी आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर फैक्ट और कंक्लूजन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, स्कोप आनी चाहिए, लिमिटेशंस आनी चाहिए, और कोई भी वर्ड्स आपकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। ओनली जो भी आपके फैक्ट और कंक्लूजन वो आपके लिंक करोगे एविडेंसेस के साथ, इररिलेवेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर हमने स्पेशल इश्यूज देखे थे जो आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर आ सकते हैं। कौन कौन से? क्या आपको 100% वेरिफिकेशन करना है या परसेंटेज वाइज वेरिफिकेशन करनी है, ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस पे। आप असिस्टेंस ले सकते हो, नहीं ले सकते, उसके एक्सपर्ट की आप वो चेक करोगे। साथ साथ आप वहां पे ये भी चेक करोगे कि आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करना है नहीं करना है, आप बेसिस ऑफ ओपिनियन के रिस्पेक्ट में वर्किंग पेपर रिटेन करोगे नहीं करोगे। उन सारे इश्यूज को हमने कंसिडर कर लिया था। फिर हमने देखा स्पेशल एस्पेक्ट बिजनेस के रिगार्डिंग। सर अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन को ऑफ बिजनेस को असेस करना है, तो सर किस फैक्टर को कंसीडर करेंगे? WOTR। डब्ल्यू से आपकी वर्किंग कैपिटल फिक्स के एसेट्स को आप चेक करोगे कि एडिक्वेट है या नहीं है। ओ से आपका ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखोगे, टी से आपका ट्रेंड देखोगे, आर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप कंसीडर करके चलोगे। फ्यूचर में मेंटेनेबल टर्नओवर के रिगार्डिंग आपको एसेस करना है, तो किस फैक्टर को कंसीडर करोगे? पोको मार्केट, पो से पॉलिटिकल, और को से कंपटीशन, एम से मार्केट, और टी से आपका ट्रेंड। ओके। फिर हमने देखा था आपको फ्यूचर में जो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसके रिगार्डिंग एसेस करना है, तो आप 3 चीजें देखते हो। आपका इन्वेंटरी टू सेल्स रेशियो इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, आपका ट्रेड पेबल का कोई बैकलॉग है, प्रॉम्प्टली पेमेंट हो रही है, और लास्ट में अगर आपकी कोई सेल्स इंक्रीज होती है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट में आप एंटर होते हो, उस केस में आपके इन्वेंटरी के ऊपर, ट्रेड पेबल के ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। फिर हमने स्टार्ट किए थे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, तो नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले आया था इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो सर क्या करेंगे हम? पार्टनरशिप डीड को रीड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे गुडविल उसको रीड करेंगे, हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ क्या है आपके पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म की, वो सारी चीज आप कंसीडर करोगे। आपके एम्प्लॉयज कैसे, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज कैसे, ऑर्डर इन हैंड कितने, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल कैसा है, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, वो सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। अगर बैंक आपको अपॉइंट करता है तो उस केस के
अंदर, किस लिए? क्योंकि कोई बोरोवर को लोन चाहिए, उसके रिगार्डिंग बैंक आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है, तो आपको 4-5 चीजें चेक करनी पड़ेगी। एक तो जो कंपनी लोन लेने आई है उसकी आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री चेक करोगे, उसकी इंटीग्रिटी चेक करोगे, रेपुटेशन चेक करोगे, उसकी ग्रोथ चेक करोगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, एमओए एओए ऑथराइज करता नहीं करता वो चेक करोगे, किस लिए आपको, किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए और उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो कंसीडर करोगे, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट को आप कंसीडर करके चलोगे। जब मैं एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट की बात करता हूं तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, आपके 3 पॉइंट है। एक, प्रिपेयर करो कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाओ, जो भी आपकी पी&एल स्टेटमेंट सबमिट करता है बोरोवर उसमें से, और उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का काफी डिटेल में लिखना। इसके बाद आपको वहां पे रेशियो एनालिसिस करने, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करना है, आप वहां पे चेंज देख सकते हो, कितने कितने चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड क्या है वो आप कंसीडर कर सकते हो। लास्ट में जाके आप ब्रेकअप करोगे, जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो प्रोडक्ट वाइज इन द टर्म ऑफ ट्रेंड। ये सारे हमने कंसीडर किए थे। फिर वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में हमने 2 मेथड देखे थे, नेटवर्थ बेसिस और आपका एक यील्ड बेसिस। फिर हमने लास्ट में कंसीडर किया था कि अगर एज ए इंडिविजुअल और पार्टनर्स फर्म आप किसी बिजनेस को परचेज करना चाहते हो, उसके भी आप पे आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो एज ए इन्वेस्टिगेटर आप क्या चेक करोगे, अगर मैं परचेज कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म को, तो उसमें आप अलग क्या चीजें देख सकते हो कि रीजन क्या है सेल करने का, आप वो चेक करोगे। अगर आपका प्रीमाइज लीज पे है तो उसकी लेंथ कितनी बची हुई है, अभी कितना पीरियड बचा हुआ है, अगर आपके पास कोई पेटेंट है तो उसका अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बचा हुआ है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन केसेस के अंदर आपको गुडविल देनी पड़ती है, और लास्ट में आपके एज क्या है मैनेजरियल स्टाफ की, ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हो। जब कंपनी को परचेज करने की बात आएगी तो वहां पे अलग क्या पॉइंट देखोगे, आप सिर्फ अपने कैपिटल साइड देखोगे, कैपिटल में आपके ऑथराइज कैपिटल कितनी, इशूड कैपिटल कितनी, अनकॉल्ड लायबिलिटी कितनी शेयर्स के रिस्पेक्ट में, और कितने प्राइस पे आप ऑफर कर रहे हो, वो सारी चीजें आप कंसीडर करते हो। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था ऑफ बुक फ्रॉड और कैश मिस एप्रोप्रिएशन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, उससे पहले ही आप मिस एप्रोप्रिएट कर देते हो तो आपका ऑफ बुक फ्रॉड होगा। अगर आपने रिकॉर्ड कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, फिर आप कैश को मिस एप्रोप्रिएट करते हो तो आपका कैश मिस एप्रोप्रिएशन होगा। कमीशन स्कीम की रिगार्डिंग हमने देख लिया था, आप फिक्टिशियस सेल करते हो सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, वो आपका कमीशन बेस्ड स्कीम थी। इसके अंदर फिर हमने कंसीडर किए थे कैश रिसीट के रिगार्डिंग कैसे कैसे कर सकते हो। आप खुद सोचो, आपको कैश से पैसा आ रहा है, पैसा कहां से आ सकता है, सर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, उसको मैंने दिखा दिया, बैड डेट दिखा दिया और एक्चुअल में आपके पास पैसा आ गया, या सर मेरे पास पूरा पैसा है, मैंने आधा पैसा दिखाया, आधा मैंने कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिखा दिया, या फिर आपने कैश में सेल करी, आपने उसको क्रेडिट सेल दिखा दिया। इसके रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं प्रोसीजर परफॉर्म करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैश पेमेंट के रिगार्डिंग कैसे इन्फ्लेट कर सकते हैं, पैसा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर कब जाएगा, सर मैं सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं बट डबल पेमेंट दिखा दी मैंने उसको, कहीं ना कहीं आप पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं वेस्ट चीज का टोटलिंग में आप मिस्टेक कर रहे हो और वहां पे आप ज्यादा पेमेंट बाहर कर रहे हो, तो इन सारे वजह से आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेट कर सकते हो कैश पेमेंट, उसके रिगार्डिंग आप चेकिंग करोगे। जब मैं सप्लायर लेजर की बात करता हूं, सप्लायर अकाउंट के अंदर कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, हम सप्लायर से डील कर ले कि हम हायर अमाउंट में आपसे परचेज कर लेंगे और रिमेनिंग पैसा है ना वो मेरी जेब में डाल देना, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर रहे हो कि आपके सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट इशू किया था, इट मींस आप उसको कम पेमेंट करना है बट आपने उसको सप्रेस कर लिया, उसको पूरा पेमेंट करे हो, रिमेनिंग पैसा आप अपनी जेब में डाल रहे हो, ऐसे आप वहां कहीं ना कहीं सप्लायर लेजर के अंदर फ्रॉड कर सकते हो। जब मैं कस्टमर लेजर की बात कर रहा हूं तो वहां पे टीमिंग एंड लेडिंग आपका एक हो गया, उसके थ्रू आप फ्रॉड कर सकते हो। या फिर आप रोंगली क्रेडिट कर रहे हो कस्टमर के अकाउंट, फिर वापस आप रिटर्न में अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, तो ऐसे आप कस्टमर लेजर के रिगार्डिंग भी फ्रॉड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेंट्री फ्रॉड। जब मैं इन्वेंट्री फ्रॉड की बात कर रहा हूं तो आपको पता है इन्वेंट्री कैसे मिस एप्रोप्रिएट होती है, सर मैं पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं, या फिर इन्वेंट्री में दिखा रहा हूं डैमेज हो गई, एक्चुअल में डैमेज नहीं, उसको कहीं ना कहीं मैंने घर पे लिया है, मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। या फिर आप एक्सेसिव प्रोडक्शन के अंदर शो कर रहे हो और आपने गुड्स को डिस्पैच कर दिया बट उसको आपने सेल्स के अंदर नहीं दिखाया, इट मींस ऐसे आप इन्वेंट्री को मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग हमने वेरिफिकेशन को कंसीडर कर लिया था। इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, कौन कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं, बेसिक इंडिकेशंस, सर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपके एविडेंसेस के रिस्पेक्ट में या कोई मिसिंग एविडेंसेस हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको इंडिकेशन हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिपेंसीज मिले अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर तो आप कहीं ना कहीं आपका इंडिकेटर हो सकता है। इसके अलावा कोई मैनेजमेंट आपको रिस्ट्रिक्शन इंपोज करे, आपको डिनाइल कर दे कि आप वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके नहीं आ सकते, आप एम्प्लॉय से डिस्कस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं समझ जाना यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। या फिर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। फिर हमने फ्रॉड डायमंड देखे थे, डायमंड के 4 साइड होते हैं, 4 पॉइंट क्या थे, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन, कैपेबिलिटी। ये हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन था। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, फोरेंसिक अकाउंटिंग। जब मैं फोरेंसिक अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या करोगे, आप फ्रॉड के रिगार्डिंग चेकिंग करोगे और जो भी एविडेंसेस आप ऑब्टेन करते हो, जो भी आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो वो कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट के अंदर वहां पे एज ए एविडेंसेस यूज होती है। सर बाय चांस मान के चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने एविडेंसेस तो ऑब्टेन किए बट इसके रिगार्डिंग आपने ट्रेल मेंटेन नहीं करी कि किसने कौन सा एविडेंस ऑब्टेन किया था, किसने ऑब्टेन किया, कब ऑब्टेन किया, ये सारी डिटेल आपने मेंटेन नहीं की, और जो भी एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए उसके बेसिस पे रिपोर्ट तो बना दी बट एविडेंसेस आपने सही से मैनेज करके नहीं रखे, तो सर क्या जो रिपोर्ट मेरी बनेगी वो कोर्ट के अंदर वैलिड होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ट्रेल होती है।
ट्रेल ऑफ एविडेंसेस कहीं ना कहीं आपकी वहां पे दिक्कत है, वो उसके बीच में गैप आ गया। अब ये गैप आने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका ऑब्जेक्टिव था ना फोरेंसिक अकाउंटिंग का, वो फेल हो गया। फोरेंसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपका फेल हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको रेफर करके चलना। फिर आता है फोरेंसिक प्रोफेशनल के रिस्पेक्ट में फोरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज क्या क्या हो सकती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज कहां पे यूज कर सकते हैं सर? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या एसेट्स को ट्रेस करना, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, या फिर इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ लॉस के रिस्पेक्ट में, टैक्स इवेजन के रिस्पेक्ट में। इन सारे बेसिस में आप कहीं ना कहीं फोरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज यूज कर सकते हो। सर फोरेंसिक प्रोफेशनल कहां पे इन्वॉल्व होता है मोस्टली? फोरेंसिक प्रोफेशनल करेगा क्या? हमने देखा था सर फ्रॉड के रिस्पेक्ट में करता है। इट मींस फ्रॉड को डिटेक्ट करना, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, ये फोरेंसिक प्रोफेशनल का काम है। सर इसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है, वहां पे भी एज ए विटनेस कहीं ना कहीं उसको अपीयर होना पड़ता है, तो कोर्ट के अंदर भी टेस्टिमनी दे सकते हैं। यस सर। इसके अलावा कंप्यूटर फोरेंसिक के भी अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चार पार्ट आपको ध्यान रखना, मार्क करके चलो। फोरेंसिक प्रोफेशनल कहां पे इन्वॉल्व हो सकता है? फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फोरेंसिक और आपका कोर्ट टेस्ट मनी, इसके रिगार्डिंग फोरेंसिक प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो सकता है। सर फोरेंसिक अकाउंटिंग करेंगे कैसे, उसके स्टेप्स बताओ। फोरेंसिक अकाउंटिंग के स्टेप्स बताओ, कैसे हम फोरेंसिक अकाउंटिंग करें। क्या आपको डायरेक्ट पता रहेगा कहां पे फ्रॉड हो सकता है? नहीं सर मुझे पता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है सर, जैसे ही हमें कोई असाइनमेंट मिलता है हम क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करते हैं। ठीक है, आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करी, उसके आपने डिस्कस किया कि क्या क्या मेन इश्यूज है, आपने उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक आपको वॉक थ्रू मिल जाएगा कि कहां पे क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, कहां पे रिस्क हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। फिर आप क्या करोगे सर, फिर मैं अपना प्लान को डेवलप करूंगा। ठीक है, आपने प्लान बना लिया, फिर आप क्या करोगे सर, प्लान बना लिया, अब मैं अपने प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगा। ठीक है, आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए। किस चीज के रिस्पेक्ट में ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे कि फ्रॉडस्टर ने कैसे कैसे फ्रॉड किया है, क्या स्कीम के थ्रू फ्रॉड किया है, क्या सेटअप क्या था, कौन सी एक्टिविटी की वजह से फ्रॉड किया है, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। कौन था फ्रॉडस्टर, कौन सा एम्प्लॉय था, या फिर टीसीडब्ल्यूजी था, या मैनेजमेंट का कौन सा पर्सन था, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। ऑडिट ने आपके यहां पे एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट to ultimately prove the identity of the fraudster, mechanism of fraud scheme and the amount of financial loss suffered। इनके रिगार्डिंग तो ऑडिट एविडेंसेस आपको एविडेंसेस तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। सर क्या एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिया मैं रिपोर्ट बना के चले जाऊं? नहीं, आपको मैंने बताया था फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर ओनली आप एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो तो उससे काम नहीं चलता, उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है। फोरेंसिक प्रोफेशनल का सबसे बड़ा ये काम है अंडरस्टैंडेबल मैनर में आपको प्रेजेंट करना। सर वो कैसे कर सकते हैं? आप वहां पे कहीं ना कहीं एनालिसिस परफॉर्म करते हो, कहीं ना कहीं एनालिसिस परफॉर्म करते हो। सर जो भी एविडेंसेस मैंने ऑब्टेन किया उसके रिगार्डिंग एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। कई बार क्या होता है आपके पास रो डेटा काफी सारा होता है, उसको आप एनालाइज करके स्मॉल नंबर ऑफ वे में प्रेजेंट करते हो। जैसे आप ग्राफ को यूज करो, जैसे आप वहां पे चार्ट का यूज करो, तो ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो। सर वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो इकोनॉमिक डैमेजेस के रिस्पेक्ट में, समराइज कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, परफॉर्म कर सकते हो ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स, परफॉर्म कर सकते हो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, परफॉर्म कर सकते हो रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो एनालिसिस परफॉर्म करते हो ना वो आपका डिपेंड करेगा एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में ही आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग होता है, नहीं, वो मल्टीपल आपके सिचुएशन बेस पे आपके फोरेंसिक अकाउंटिंग होता है। तो जो आपका एनालिसिस होगा वो आपका एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट डिफर करेगा, बट बेसिक आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो एनालिसिस के अंदर। वहां पे बोला कैलकुलेट कर सकते हो आप डैमेजेस, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एसेट्स को ट्रेस कर सकते हो, ग्राफ्स और चार्ट्स को यूज कर सकते हो, रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस आप कर सकते हो। सर मैंने एनालिसिस भी कर लिया, अरे अब रुके क्यों, अब जाके रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखे? रिपोर्ट के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, स्कोप आना चाहिए, लिमिटेशन आनी चाहिए। ठीक है सर, ये मैंने तीनों चीजें डाल दी। और क्या डालू सर? आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए कि फ्रॉड कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में लिखो कि फ्रॉड हुआ कैसे, कैसे स्कीम सेटअप की थी, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ था और किसने किया था, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। यस सर, ये मैं लिखूंगा। जो भी फैक्ट्स है, सर्कमस्टेंसेस है, जो भी आपको कंक्लूजन मिला वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यस सर, ये मेंशन करूंगा। तो यही तो आपको रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेटर विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैसे हुई है, उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर डिटेल में लिखोगे, उसके रिगार्डिंग आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया है। इसके अलावा असाइनमेंट का स्कोप क्या था, कौन सी अप्रोच आपने यूज करी, लिमिटेशंस क्या होती है स्कोप की, फाइंडिंग्स की, वो आपने मेंशन कर दी। ओके सर, इसके अलावा क्या क्या आपको फाइंडिंग्स मिली इन्वेस्टिगेशंस के रिगार्डिंग, इट मींस जो भी आपको एविडेंसेस मिले वो आप मेंशन करोगे। लास्ट में कैसे सेटअप किया था उसने स्कीम, मतलब फ्रॉड कैसे किया था उसके रिगार्डिंग, और कौन कौन से कंट्रोल सर्कमवेंटेड हुए थे, कौन कौन से कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हुए थे, वो भी आप कंसीडर करके चलोगे, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करके चलोगे। क्या सर मैं इतना ही छोड़ दूं? नहीं, इसके बाद आपको एक और स्टेप होता है, क्योंकि मैंने बोला था फोरेंसिक की रिपोर्ट आपका कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जा सकती है, तो यहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी होती है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। आपकी टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। जब मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था तो वहां पे आपके 5 स्टेप्स थे,
प्रोसेस करने की। 5 स्टेप क्या थे सर? वहां पे मैं कहीं ना कहीं स्कोप ऑब्जेक्टिव को देखूंगा, फिर वहां पे आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना है, फिर आप एग्जामिनेशन करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर कहीं जाके रिपोर्टिंग करोगे। यहां पे भी ऐसा ही है। यहां पे क्या कर रहे हो? क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो, आपने ऑडिट प्रोग्राम की जगह प्लान डेवलप कर रहे हो, फिर ऑब्टेन कर रहे हो ऑडिट एविडेंसेस, फिर उसके रिगार्डिंग भी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, फिर रिपोर्ट कर रहे हो। बट यहां पे एक 6 स्टेप हो रहे हैं, वहां पे आपको कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट होना पड़ सकता है। अब आता है सर कंटेंट क्या होगा फोरेंसिक रिपोर्ट का? सेम कंटेंट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कंटेंट होता है, सेम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का भी कंटेंट होता है। बट आपको ध्यान रखना, हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ थोड़े पॉइंट अलग हो जाएंगे, यहां पे थोड़े पॉइंट अलग हो जाएंगे। बाकी क्या बैकग्राउंड सेम होगा? ये सर बैकग्राउंड सेम होगा। समरी सेम होगी? ये सर समरी सेम होगी। सर यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे फैक्ट और जो हमारे कंक्लूजन वो मेंशन करेंगे, यस आप वो मेंशन करोगे। अजम्पशंस भी मेंशन करते हो फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर, यस आप वो भी मेंशन करोगे। तो ये सारे पॉइंट आपके कंटेंट का पार्ट बनते हैं। टाइटल क्या है, एड्रेस ही क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो आपके फिक्स है, ये तो आपके फिक्स है। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होगा? फैक्ट दैट द असाइनमेंट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एफएआईएस। एफएआईएस क्या है? फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। ये आपकी स्टैंडर्ड है और ये याद रखना एमसीक्यू के लिए। एफएआईएस 510 के अंदर आपका कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग के कंटेंट गिवन है। लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स जो भी थी आप उसको मेंशन करोगे, अजम्पशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है उसको मेंशन करोगे, और कंक्लूजन भी आप लास्ट में मेंशन करके चलते हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे आप कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, कोई भी जजमेंट पास नहीं करते कि यार ये पर्सन है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंस है। ऐसा आप कोई भी जजमेंट या ओपिनियन पास नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है फोरेंसिक के अंदर। बाकी आपके हमने ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक तीनों को कंप्लीट कर लिया। ध्यान से सुनो, मैं फोरेंसिक की बात कर रहा हूं। फोरेंसिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके क्या होता है, कि कहां पे इन्वॉल्व हो सकता है फोरेंसिक प्रोफेशनल। 4 चीजों के अंदर: फ्रॉड डिटेक्ट करना, फ्रॉड प्रिवेंट करना, आपका कंप्यूटर फोरेंसिक्स, या फिर आपके कोर्ट में टेस्टिमनी के रिगार्डिंग आप अपीयर हो सकते हो। फिर हमने देखा सर प्रोसेस क्या होगा, स्टेप्स कितने? 6 स्टेप्स होते हैं, जहां पे आप प्लान करोगे, सबसे पहले क्लाइंट से मीटिंग करोगे, प्लान करोगे, आप ऑब्टेन करोगे ऑडिट एविडेंसेस, परफॉर्म करोगे एनालिसिस, रिपोर्टिंग करोगे, लास्ट में जाके आप कहीं ना कहीं कोर्ट एविडेंसेस के रिगार्डिंग वहां पे बात करोगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग बात करोगे। तो यहाँ पे हमने ड्यू डिलिजेंस को कर लिया, इन्वेस्टिगेशन को कर लिया, और लास्ट में जाके फोरेंसिक अकाउंटिंग को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट आपके लिए ड्यू डिलिजेंस रहेगा। ड्यू डिलिजेंस के जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके May 26 के रिगार्डिंग, तो इनको आप अच्छे से करके जाना। फोरेंसिक से भी आपकी जो ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस अच्छे से कर लेना। फोरेंसिक की जो आपका स्टेप कौन सा सर? स्टेप वो भी 5th स्टेप जो आपका रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग स्टेप है वो अच्छे से करके जाना। 4th स्टेप एनालिसिस के रिगार्डिंग वो आप अच्छे से करके जाना, एक बार अच्छे से रट लेना। बाकी इसके क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं आपके ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक के, वो आपको जरूर करके जाने। कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपको अगर कोई बैच एनरोल करना है तो आप वेबसाइट से जाकर एनरोल कर सकते हो, और बुक परचेज करनी है या फिर ये नोट्स आपको चाहिए, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप वहां से कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको बुक चाहिए तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस।